नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और आज के इस बिहार स्पेशल सीरीज़ में हम उत्तर बिहार और गुप्तकालीन बिहार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो ये था शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक प्रियव्रत की हत्या करके की थी और इसका शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। यानी 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक था तो पुष्यमित्र, जिसका शासनकाल 185 से 149 ईसा पूर्व। शुंग वंश का 185 से 75 ईसा पूर्व और पुष्यमित्र शुंग का 185 से 149 ईसा पूर्व। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? यह था पुष्यमित्र शुंग। ऐसा माना जाता है कि इसे बौद्ध धर्म से काफ़ी इच्छा थी और यह ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार करना चाहता था, इसीलिए इसने बौद्ध धर्म के विहारों को नष्ट करवाने की कोशिश की थी। पाटलिपुत्र पर यमन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था शुंग वंश के शासनकाल में ही। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण शुंग वंश के शासनकाल में 185 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था पुष्यमित्र शुंग ने ही। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो यह था काड़ो वंश, जिसकी स्थापना वसुदेव कड़ो ने की थी। काड़ो वंश का संस्थापक था तो यह था वसुदेव कर्ण। शुंग वंश का अंतिम शासक जो देवभूति था, उसकी हत्या करके वसुदेव कर्ण ने कड़ो वंश की स्थापना की थी। कड़ो वंश की सत्ता समाप्त की किसने? आंध्र सातवाहनों ने। कड़ो वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो यह थे मित्र वंश के राजा। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो यह है बोधगया, ऑप्शन सी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये थे अश्वघोष। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया और हर्जाने के रूप में वहां से अश्वघोष को, बुद्ध के भिक्षा पात्र को और एक अद्भुत मुर्गे को लेकर गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है तो यह है हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। तो ये कहाँ है? ऑप्शन सी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, हश्न माशुका। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। शुंग वंश की राजधानी थी तो ये थी पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी थी तो ये भी पाटलिपुत्र ही थी। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था तो इसने कब आक्रमण किया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो अंग और मगध से। उपहार क्या थी? तो जीन की प्रतिमा और पद चिन्ह। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर किसने शासन किया? तो ये थे लिच्छवी। कई बार ये प्रश्न पूछता है कि कलिंग नरेश खारवेल किस मत का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही हुआ था और इसका विवरण हमें गार्गी संहिता से मिलता है। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था तो यह था कनिष्क। अब गुप्तकालीन बिहार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कब? कहाँ? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था तो यह था 320 ईस्वी और इसी समय गुप्त संवत की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो यह था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी। तो ये प्रश्न पूछा जाए तो कब? 320 ईस्वी में। और किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो यह था समुद्रगुप्त। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है तो यह दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी तो ये पाटलिपुत्र ही थी। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किस शासक से? तो ये
अनुमति मांगी गई थी समुद्रगुप्त से। किसने मांगी थी? तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो यह है गुप्त युग। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई थी? गुप्त काल में। ऑप्शन सी। चीनी यात्री फायान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये रहा था 3 साल तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में फायान भारत आया था और इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों को ग्रहण करना था, बौद्ध पांडुलिपियों को प्राप्त करना। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो यह पाटलिपुत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है शाहाबाद से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? सुल्तानगंज से। तो कार्तिकेय की मूर्ति शाहाबाद से और बुद्ध की मूर्ति जो पीतल की बनी हुई है ये मिली है सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु और नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो गुप्त काल के ही हैं। कहाँ मिले हैं? राजगीर के मणिनाग मंदिर में, और विष्णु, गणेश और नाग नागिनों के चित्र इस पे अंकित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था गुप्त काल में। तीरभुक्ति का राज्यपाल था गोविंद गुप्त। तीरभुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा, और इसका राज्यपाल चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र गोविंद गुप्त था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था? तो यह था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन और शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दी जाती थी। तो यह वर्णन है फाहियान का। तो ये ध्यान में रखिएगा, फाहियान ने ऐसा वर्णन किया था। गुप्त संवत का आरंभ होता है कब? 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह है समुद्रगुप्त, जो ऑप्शन में नहीं है। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र का विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो यह चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और मालवा के क्षेत्रों को जीता था। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन, और इसमें वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त का। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो यह था समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों का उल्लेख है या चर्चा है? तो यह है समुद्रगुप्त का। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो हुड़ों के आक्रमण, मिहिरकुल ने आक्रमण किया था, प्रशासन का सामंती स्वरूप, ये भी सही था, कमज़ोर शासक, धीरे धीरे ये भी अंत तक सही होता गया। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध पर मिहिरकुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो ये हुआ था नरसिंह गुप्त के समय। मिहिरकुल यानी हुड़ शासक मिहिरकुल का आक्रमण नरसिंह गुप्त के समय हुआ था। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे तो वाराहमिहिर गुप्तकालीन थे, आर्यभट्ट गुप्तकालीन थे, ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन थे, जबकि पाणिनि मौर्यकालीन विद्वान थे। तो इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। तो ये थे बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। कल की श्रृंखला में हम देखेंगे मगध के पूर्ववर्ती गुप्त शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।